नाजरीन आदाब, मुंसिफ टी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सियासत में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। राज्यसभा अरकान की रिटायरमेंट पर वजीर आजम मोदी का अलविदाई खिताब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुपुर्दोश अरकान को दी मुबारकबाद। शरद पवार के दोबारा ऐवान में वापसी पर भी किया मसरत का इजहार। राहुल और प्रियंका गांधी की नितिन गडकरी से मुलाकात। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और राजस्थान आरटीओ बस रजिस्ट्रेशन के अमल पर किया तबादला ख्याल। हुकूमत को गंगा की सफाई पर बात करने का इमरान मसूद ने दिया मशवरा। कांग्रेस एमपी ने हुकूमत को बनाया निशाना। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए डीएमके और सीपीआईएम में बातचीत तय। कम्युनिस्ट पार्टी 5 हलकों पर खड़ा करेगी अपनी उम्मीदवार। दिल्ली के पालम की हमा मंजिल इमारत में लगी आग। 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा से आज कई मेंबरान रिटायर हो रहे हैं। उन खाली नशिस्तों पर मुतादिद अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने तमाम रिटायर होने वाले अरकान के पार्लिमानी कैरियर और मियाद पर रोशनी डाली। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुपुर्दोश होने वाले अरकान की तारीफ करते हुए जमहूरियत को मजबूत करने में उनके किरदार को बयान किया। अपनी अलविदाई तकरीर में पीएम मोदी ने कहा कि ऐवान एक खुली यूनिवर्सिटी की तरह है और नए मेंबरान पार्लियामेंट को हमेशा सीखना चाहिए। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि ऐवान के अंदर बहुत से मौजूआत पर बहस होती है और हर कोई अहम हिस्सा डालता है और कुछ तल्ख मीठे तजुर्बात भी होते हैं। ताहम जब ऐसा मौका आता है तो हम फितरी तौर पर पार्टी वापस्तगियों से ऊपर उठते हैं और एक आम एहसास महसूस करते हैं कि ये साथी अब ज़्यादा अहम काम की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरकान पार्लियामेंट ऐवान में वापस आ सकते हैं जबकि दिगर समाजी ज़िंदगी में अपने तजुर्बे से इस्तेफादा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी,
सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा। तो उनको एनसीपी सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर शरद पवार राज्यसभा में दिखाई देंगे। इस सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शरद पवार एक कौमी लीडर हैं और मुझे खुशी है कि वो दोबारा इस ऐवान की रहनुमाई करेंगे। खड़गे ने कहा कि शरद पवार को कौमी लीडर करार देते हुए राज्यसभा में उनकी वापसी और ऐवान की रहनुमाई पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने पवार के तजुर्बे को मुल्क के लिए कीमती करार दिया। उनके मुताबिक ऐवान में शरद पवार जैसे तजुर्बेकार लीडर की मौजूदगी पार्लिमानी बहस को तक़वियत बख्शी है। खड़गे ने ऐवान से विदा होने वाले तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और उनके बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जताई। शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथौले साहब जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो कांग्रेस कायद और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने मुख्तलिफ NHAI प्रोजेक्टों और राजस्थान RTO बस रजिस्ट्रेशन के अमल पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने नितिन गडकरी के सामने NHAI प्रोजेक्टों की तफसील रखी। प्रियंका गांधी ने केरला में लैंडस्लाइडिंग, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुतालिक 6 प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने सड़क और हाईवे प्रोजेक्टों से मुतालिक मसाइल उठाए, जिसका गडकरी ने मुस्बित जवाब दिया। हमारे जो काम करते हैं, जो हथौड़ी चलाते हैं, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, इसको हम यूटिलाइज कैसे करें, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, ये मेन क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि देखिए, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने गंगा की सफाई से मुतालिक बात करते हुए कहा कि गंगा की सफाई का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, इसलिए हुकूमत का काम है कि इस पर भी बात करें और हुकूमत का काम है कि इसके खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के एक और लीडर मोहम्मद जावेद ने दिल्ली के हालात को लेकर कहा कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में ईद होने नहीं देंगे। मोहम्मद जावेद ने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस और वज़ीर दाखिला भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कराओ ना। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो, सबसे पहला काम है गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि कम ही लोगों से हमने साइन किया है, सब लोग क्वेश्चन आवर में बिजी हैं। तो अभी दिल्ली में जो माहौल है, ख़ास करके उत्तम नगर में, वहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा है लोगों के ज़रिए, और कुछ लोगों के ज़रिए ये भी कहा जा रहा है कि ईद नहीं होने देंगे, खून की होली वगैरह वगैरह। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने ये साइन किया। ऐसे करने वाले तो सभी होंगे, लेकिन चूँकि हम लोग जल्दी देना चाहते हैं, हो सकता है कल या परसों ईद हो जाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारी रियासत है, यहाँ कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। इसी वक्त रमज़ान का महीना भी जारी है। ईद की नमाज परसों होगी और ईद 21 तारीख को भी हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम मजहबी तकरीबात और त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं और लोगों में कहीं भी कोई खौफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हर तरफ अमन का और खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि आज रियासत में हर तरफ अमन व अमान है और हर कोई मजहबी मुकामात को अपनी मर्जी से जा रहे हैं। आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से
इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वो अब मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, एक तरफ सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती। हुक्मरान डीएमके ने आज अपनी इत्तेहादी जमात सीपीआई को आइंदा तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए 5 नशिस्तें अलॉट की, जिससे दोनों जमातों के दरमियान कई दौर की बातचीत खत्म हुई। डीएमके ने एक बयान में कहा कि पार्टी पर होने वाली बातचीत के बाद ये फैसला किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 5 असेंबली सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि हमने डीएमके लीडरों और चीफ मिनिस्टर स्टालिन से बातचीत की। उन्होंने हमारी दरख्वास्तों का एहतराम किया। चूँकि इस बार इत्तेहाद में बहुत सी पार्टियां हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कम सीटों की दरख्वास्त की। फिर हमने कम से कम 6 सीटें मांगी, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। इसलिए हमने 5 सीटों पर इतफाक किया और एमके स्टालिन के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। ஜனநாயக விழுமியங்கள் எப்பொழுது பாதிக்கப்பட்டாலும் அதற்கு எதிரான குரல் அங்கே ஒலிக்க வேண்டும் என்கிற அரசியல் நிலையில்தான் நாங்கள் கூட்டணி அமைக்கிறோம், பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துகிறோம். திமுகவுடன் 3 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். நாங்கள் கேட்டது, கடந்த முறையில் 6 இடங்களில் போட்டியிட்டோம், அதைவிட கூடுதல் வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டோம். அதற்குரிய தார்மீகம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடம் இருக்கிறது. நாடு முழுவதும் கிளைபரப்பு இருக்கிறோம், அமைப்பாக இருக்கிறோம், அரசியலாக இருக்கிறோம். வெறும் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற எண்ணிக்கைகளை வைத்து எங்களை மதிப்பீடு செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம். 3 கட்ட உரையாடல், பின்னர் முதல்வர், நிறைவாக எல்லாவற்றுக்கும் மதிப்பளித்து முதல்வர். பல்வேறு கட்சிகள் இணைந்திருக்கிற காரணத்தினால் நாங்கள் உட்பட எல்லோரும் குறைத்துக் கொள்கிறோம். आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बरदोलोई का बीजेपी में शामिल होना पार्टी को मजबूत करेगा। हिमंता ने कहा कि वो एक तजुर्बा और अवामी लीडर है जिनका हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आसाम बीजेपी मरकज से सिफारिश करेगी कि वो असेंबली इंतखाबात लड़े, जिससे पार्टी को फायदा होगा। टुडे द सिटिंग MP from Nagaon, Sri Pradut Bordoloi, has joined Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri Dilip Saikia, has welcomed him to the fold of our party. As you know, Sri Pradut Bordoloi is a senior MP, 2-time MP from Nagaon Lok Sabha. He was former minister in Congress cabinet under Sri Tarun Gogoi. As well as he is a old congressman. His history with Congress goes back to 1975. So his joining in BJP will definitely strengthen our party. We'll be now more confident that we'll be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat
Dixit Assam of Sri Narendra Modi into reality. Yes, sir. हिंदुस्तान के मारूफ बॉलर कुलदीप यादव की लखनऊ में शादी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। सियासी और खेलों की शख्सियात से भरे इस प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के साथ साथ बीसीसीआई के नायब सदर राजू शुक्ला और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर समेत कई खेलों की शख्सियात भी शामिल थी। शानदार इस्तकबालिया में कुलदीप अपनी दुल्हन के साथ एक रोलेस राइज विंटेज कार में पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ नौबेहाता जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे। यादव न केवल हमारा यूपी का प्लेयर है बल्कि वो पूरे देश का एक जबरदस्त खिलाड़ी है जिसने भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत लंबे समय से यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हैं और उनकी खेल की क्षमता को सब मानते हैं। इसलिए हम सब उनको शुभकामनाएं देने आए। आज बहुत बड़ा दिन उनके लिए है, उनका विवाह हो रहा है और इस विवाह का रिसेप्शन है आज, तो इसलिए हम सब उनको शुभकामनाएं देने आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने आज हरियाणा राज्यसभा के इंतखाबी नतायज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कांग्रेस के दलित उम्मीदवार को हराने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 से 6 वोटों को गलत करार दिया गया। हरिप्रसाद ने इल्जाम आयद किया कि 2016 में भी ऐसी सूरत हाल पेश आई थी जब कांग्रेस के 14 में से 13 वोटों को गलत करार दिया गया था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी के पास दरकार तादाद ना होने के बावजूद उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस के दलित उम्मीदवार को हराने की कोशिश की गई। जो आज हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में जैसे इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी सब मिलके जो कांग्रेस का एक दलित कैंडिडेट को हराने के लिए जो मनी, मजल, इंस्टीट्यूशनल पावर्स सबको इस्तेमाल करके हराने का कोशिश किया है। इसमें 5-6 इनवैलिड वोट करा के, जैसे ये लोग 2016 में कांग्रेस के 14 वोट में 13 वोट को इनवैलिड करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को जिताया था। इस बार भी इन लोगों को पता था इसके पास संख्या बल नहीं है, इसके बावजूद सेकंड कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट के तहत सपोर्ट करके कांग्रेस का वो भी दलित जो कैंडिडेट था उसको हराने का खूब कोशिश किया है। बाद में एक मैं खुद उसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो बैलेट पेपर देखने के लिए पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारा बीजेपी लीडर कंगना रनौत ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुतालिक कहा कि राहुल गांधी की वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं। कंगना ने कहा कि उनका अंदाज पूरी तरह से टपोरी की तरह आते हैं और किसी को भी गलत अंदाज में आवाज़ देते हैं। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। हम महिला दिल्ली के पालम में एक हमा मंजिला इमारत में आग लगी। इस हादसे में 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। आग लगने की इत्तला मिलने के साथ फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंच गया और आग बुझाने का काम जारी है। बताया जाता है कि इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज जारी है।
बार बार बोल रहा हूँ मैं कि अभी हम हमारा जारी है। जो पब्लिक बता रही थी जिस हिसाब से कि इतने के लोग वहाँ हैं वो सारे निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जो है पूरे सही ढंग से इसको चेक करेंगे। कोई कैजुअलिटी या कुछ और होगा तो आपको देखिए, दिल्ली फायर सर्विस ने 9 कैजुअलिटी जो है वो निकाली हैं और बाकी 2 लोग जो हैं पहले उसमें से जो है कूद चुके थे। सर ये बताइए कितने लोग मौजूद थे जब ये आग लगी, घटना हुई तो बिल्डिंग में कितने लोग? मैं एस के दुआ डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हूं मैं, और जब ये आग लगी थी सुबह 7 बजे के लगभग लगी थी। जो हमारी पहली टीम आई उन्होंने देखा कि नीचे फ्लेम्स है और ऊपर धुआं काफी निकल रहा था, और फायर की ग्रेविटी को देखते हुए इसको अपग्रेड किया गया। सर फायर किस वजह से लगी थी, कोई इनिशियल? देखिए, हमारा पहला काम आग बुझाना और कैजुअलिटी जो है पब्लिक को सेफ निकालना है। अभी आप उसी टॉपिक पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फायर के बाद बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे, कुछ इस तरीके का आकलन आप? पब्लिक जो है यही बोल रही थी कि लगभग 10 से 11 लोग हो सकते हैं, तो जितने उन्होंने बोला है वो उतने लोग बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सही ढंग से अभी। गोवा की तारीखी सफा मस्जिद में ईद की नमाज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इब्राहिम आदिल शाह ने मस्जिद 1560 में तामीर की थी। ये अब हिंदुस्तान के आसार क़दीमा के सर्वे के तहत एक महफूज यादगार है जो वक्त की कसौटी पर खड़े होने के बावजूद अपने शानदार तारीखी वर्से को जाहिर करती है। पुर्तगाली दौर में जब ये तामीर की गई तो ये बहुत बड़ी थी। बाद में पुर्तगालियों ने मस्जिद पर हमला किया और इसे तबाह बर्बाद कर दिया। यही वजह मस्जिद मुख्तसर जगह पर ही बाकी है। ये मैंने 1560 में इब्राहिम आदिल शाह ने बनाई थी, और कुछ ही सालों पहले 30-35 के सालों के पहले ASI ने इसको अंडरटेक किया है एज ए मोनूमेंट। पुर्तगाली टाइम पे ये मस्जिद उस टाइम में, उस ज़माने में जब ये बनी थी तो बहुत बड़ी थी ये मस्जिद। बाद में ये पुर्तगाल वालों का कुछ इन्फेक्शन हो गया और इसको तोड़ा भी, इसको डैमेज भी किया गया हुआ। इससे वजह से अभी ये इतना लास्ट, ये इतना ही स्ट्रक्चर बचा हुआ है इसका। ईद के दिन ईद का टाइमिंग दिया हुआ है, लोगों को अनाउंस भी किया हुआ है, सुबह 8 बजे नमाज होगी। उस दिन लोग बहुत होते हैं, अराउंड 2000 लोग जम जाते हैं। मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।